Hi everyone, welcome back to my channel. This is Veerasha and you are watching वीर स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना का पार्ट 3 वीडियो। एंड मैंने इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना का पार्ट 1 वीडियो एंड पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं आपको इन दोनों वीडियो का जो लिंक है वो अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो ज़रूर से देख लेना। मैंने जो पार्ट 1 वाली वीडियो है इसमें मैंने आपको तुगलक वंश के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया था। एंड जो पार्ट 2 वाली वीडियो है इसमें मैंने आपको इक्ता प्रथा के बारे में बताया था, यानी कि इक्ता सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि जो इक्ता सिस्टम है वो कैसे स्टार्ट होता है एंड भारत में किस तरीके से वो एंटर करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैंने आपको पार्ट 2 वाली वीडियो में बताया था। एंड पार्ट 3 वाली वीडियो में हम खिलजी वंश के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गुलाम वंश के अंदर इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से बलबन के बारे में भी हम पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में। तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वाली वीडियो को अच्छी तरह देख लिया एंड इसके क्वेश्चन आंसर को आपने अच्छी तरह याद कर लिया, देन आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी से किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से सिंपली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में बताओ जो कि उन्होंने अपने सल्तनत काल में लागू किए थे, ठीक है। या फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाजार अधिनियम के बारे में बताओ। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसी तरीके से अब जो बलबन है और इल्तुतमिश है, इन दोनों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बलबन और इल्तुतमिश ने क्या क्या जो दिल्ली सल्तनत है उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, यानी कि उसकी रक्षा करने के लिए, उसके दिल्ली के डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, ठीक है। इन दोनों से पूछ लिए जाते हैं। कभी कभार बलबन से सेपरेटली पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा बलबन से एक और क्वेश्चन बन जाता है जो कि ये बलबन के राजतत्व के सिद्धांत को बताओ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। ओबी एग्जाम में 2021 के एग्जाम में पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। 2020 वाले पेपर में पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की चर्चा करें। इसी तरीके से 2017 एंड 2019 वाले सेट 1 में पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इस पर टिप्पणी भी लिखने के लिए आती है कई कभार। 2017 के पेपर में पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। 2016 के पेपर में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार अधिनियम की व्याख्या करें, ठीक है। टिप्पणी में आ गया था एग्जाम में। तो अब हम इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि हमें एग्जाम में किस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो इसकी स्टार्टिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे। पूरे मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने प्रशासन एवं आर्थिक पक्ष को जरूरी समझा, ठीक है। इसने क्या सोचा कि अगर मैं इकोनॉमिकली ताकतवर होऊंगा तो मैं अपने राज्य को अच्छी तरह चला पाऊंगा। तो इसने क्या किया, इस चीज़ पे ध्यान दिया, ठीक है, और आर्थिक व्यवस्था को मजबूती लाने का प्रयास किया। अब अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति और बाजार नियंत्रण की नीति इस प्रकार है, ठीक है। अब हम उनके आर्थिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पहली नीति थी वो थी वस्तुओं का मूल्यांकन, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी वस्तुओं का जो मूल्य है उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। एमआरपी जैसे हमारे यहाँ पर चलता है उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, प्राइस को फिक्स कर दिया। एंड उससे ऊपर कोई भी जो रिटेलर है वो किसी भी वस्तु को सेल नहीं कर सकता, ठीक है। एंड अलाउद्दीन जो खिलजी है उन्होंने वस्तुओं के मूल्य की सूचियाँ तैयार करवाई, ठीक है। अब मूल्य किस किस तरीके से थे, जो सुंदर दासियों का मूल्य 200 टके, ठीक है। और बढ़िया घोड़ों के जो मूल्य थे वो 65 से 120 टके, चावल और चने 5 जीतल मन, ठीक है। ये सब उन्होंने अपने रेट रखे थे। एंड इसके साथ साथ खाद्यान्नों के साथ साथ फलों और सब्जियों, चपाती और जूते आदि सभी के जो कीमत थी उसको फिक्स कर दिया गया, उसको निश्चित कर दिया गया। अब जो इनका जो सेकंड
अधिनियम था जो इन्होंने लागू किया था अपने राज्य में, वो था वस्तु की प्राप्ति और संग्रह। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य को निश्चित करने के साथ साथ माल की सप्लाई पर पूरा ध्यान दिया। यानी कि उन्होंने जो फिक्स प्राइस किया था उसके साथ साथ जो भी सामान आता था, जो भी उसकी सप्लाई होती थी, उस पर भी उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान दिया। उसने वस्तुओं की प्राप्ति तथा उससे दिल्ली तक पहुंचाने का उचित प्रबंध किया। अलाउद्दीन खिलजी का आदेश था कि दोआब के अंदर जो 100 कोस के अंदर जितने भी किसान हैं वो 10 मन से अधिक अनाज नहीं रख सकते, और अगर उनके पास 10 मन से अधिक अनाज होता था तो उन सभी किसानों को, उन्हें सौदागरों को निश्चित भाव पर बेचना होता था। ठीक है। इसके अलावा जो भू राजस्व कर होता है, जो उन्हें टैक्स, जो जितने भी किसान हैं उन्हें टैक्स पे करना होता था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो टैक्स कैसे लेता था? अनाज के रूप में किसानों से टैक्स लिया करता था। ठीक है। एंड सरकारी गोदामों में इन सभी अनाज को रखा जाता था। अब इससे क्या होगा, जो सरकारी गोदाम है उनमें अनाज की कमी नहीं होगी। ठीक है। जिस कारण इस क्षेत्र के किसान, हाँ, यहाँ पर जो किसान हैं उनके पास अब वो अपनी निश्चित मात्रा से अधिक अनाज को नहीं रख सकते थे। ठीक है। एंड इस कार्य से बहुत अधिक अनाज प्राप्त होता था, जिससे मंडियों में अनाज की कमी नहीं होती थी। ठीक है। अब जो इनका थर्ड नियम था वो इन्होंने क्या अपनाया, आर्थिक नियम, वो था मंडियों पर नियंत्रण। तो राजधानी में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग मंडियां बनाई गई। एग्जाम्पल के लिए घोड़ों के लिए, दासियों के लिए, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग आ रहा है, यहाँ पर दासी होगा। ठीक है। दासियों के लिए, सब्जी आदि व्यापार के लिए अलग अलग इन्होंने मंडियाँ बनाई थी। ठीक है। और ये सभी मंडियाँ सरकार के नियंत्रण में चलती थी, और नियंत्रण करने के लिए दीवाने ए रियासत इसे कहते थे। ये जो विभाग था जो कि इसकी निगरानी रखता था उससे हम क्या कहते थे, दीवाने ए रियासत। अब जो दीवाने ए रियासत है इसके कुछ ना कुछ कार्य होंगे, तो इसके निम्नलिखित कार्य थे, जैसे विभिन्न वस्तुओं के मूल्य की सूची तैयार करना। ठीक है। व्यापारियों पर नियंत्रण करना, मंडियों का निरीक्षण करना, गोदाम की देखभाल करना, व्यापारियों का पंजीकरण करना। ठीक है। तो ये सभी इनके कार्य थे। अब नेक्स्ट जो इनका नियम था, आर्थिक सुधार थे, उसके अंदर आता है राशनिंग व्यवस्था। इन्होंने अपने जो राज्य है, जो साम्राज्य है, उसके अंदर राशनिंग की सुविधा को उपलब्ध कराया। अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार यह था कि उसने अपने राज्य में राशन प्रणाली चलाई। आपातकाल की स्थिति में, जैसे अकाल, सूखा या फिर कोई भी अन्य आपदा आ जाती थी, तो इस टाइम पे अनाज की जो कमी होती थी उसे राशन प्रणाली से पूरा किया जाता था। ठीक है। जब भी अनाज की कमी होती थी तो वो राशन प्रणाली को स्टार्ट कर देते थे। सरकारी गोदामों से राशन लाइसेंसधारी दुकानों को दिया जाता था। ठीक है। यानी कुछ ही दुकानदार को ये लाइसेंस दिया जाता था, ये क्या बोलते हैं, राशन को बांटने के लिए। ठीक है। एंड कोई भी दुकानदार किसी भी परिवार को आधे मन से अधिक अनाज नहीं दे सकता था। अगर वो ऐसा करता है तो उसे दंड मिलेगा। अब अगर हम बात करें जो अलाउद्दीन खिलजी है, उनके जो आर्थिक सुधार थे वो सफल क्यों हो गए। ठीक है। तो राशन प्रणाली के नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी इनके नियम थे, अगर कोई भी उसका उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लोग ईमानदार हो जाएंगे। ठीक है। तो उस टाइम जो लोग थे वो ईमानदार हो गए। एंड जब दीवाने रियासत में कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचारी सिद्ध हो जाता था तो सबके सामने उसे कोड़े मारे जाते थे, जिससे कि सभी लोगों के मन में डर होता था एंड सभी लोग ईमानदार होते चले गए। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इस प्रणाली का निरीक्षण करते थे। ठीक है। वह अपने दासों को मंडियों में चीज़ें खरीदने के लिए भेजते थे। सड़कों की उचित व्यवस्था की गई, जिससे कि क्या हो, सप्लाई में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है। गोदामों की व्यवस्था के कारण आर्थिक जो नीति है वो अलाउद्दीन खिलजी की सफल हुई। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके लाभों के बारे में। आर्थिक सुधार प्रणाली के लाभ। तो इन सुधारों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना तैयार की। ठीक है। अब क्यों, जब इन्होंने प्राइस को फिक्स कर दिया तो जितने भी वहाँ पर सैनिक होंगे अब वो अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर कम वेतन में कोई भी सैनिक काम नहीं करेगा। इसी तरीके से कीमत के सस्ते होने पर सैनिक कम वेतन में भी अपना निर्वाह कर लेते थे। परिणाम स्वरूप समाज में शांति व्यवस्था लाने में सहायता मिली। ठीक है। क्योंकि अब वहाँ सैनिक अधिक से अधिक हो जाएंगे एंड जब सैनिक शासन होता है तो वहाँ डिसिप्लिन होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करने में अलाउद्दीन खिलजी को सहायता मिली। अलाउद्दीन खिलजी के कठोर दंडों से
व्यवस्थित जितने भी कर्मचारी थे वो ईमानदार हो गए। ठीक है, उनके जो कठोर उन्होंने अधिनियम अपना चालू किया था उससे सभी के सभी जो कर्मचारी हुए वो ईमानदार हो गए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, यानी कि उनका काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्राइस फिक्स किया था तो इससे जन कल्याण हुआ, लोगों के जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि जितने भी दुकानदार थे वो लाभ कमाने के लिए ज़्यादा में जो चीज़ें थे वो बेचते थे। ठीक है, तो अब उन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया तो सभी लोगों का जो जीवन है वो अच्छा व्यतीत होने लगा। इससे क्या हुआ, सब सुल्तान की बढ़ाई करने लगे और सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब हम देख लेते हैं इसकी हानियों के बारे में। तो इसकी हानियाँ है वो सबसे ज़्यादा दुकानदारों को ही हुई। आर्थिक सुधार की प्रणाली की हानियाँ, तो इससे सबसे बड़ा जो धक्का है वो किसको लगा, व्यापारियों को लगा। ठीक है, क्योंकि वस्तुओं के निश्चित कीमत के कारण दुकानदार अब लाभ कमाने में असमर्थ थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार थे वो केवल राजधानी तक ही सीमित थे और उसके आसपास के क्षेत्रों तक, एंड इसके बाहर क्या होता था, इन सभी चीज़ों का काला बाजार होता था। ठीक है, एंड जितने भी सरकारी जो कर्मचारी थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कर्मचारी से ज़रा सी भी मिस्टेक होती है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी कर्मचारी थे वो काफ़ी ज़्यादा डरते थे और दुखी रहते थे। तो ये सब थी। तो अब हम देखते हैं बलबन से एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 के पेपर में पूछा गया था, बलबन के राज तत्व सिद्धांत पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, टिप्पणी का मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है, बलबन के राज तत्व का सिद्धांत। तो बलबन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने सुल्तान के पद और उसके अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से अपने विचारों को प्रकट किया था, एंड उसने सुल्तान के जो पद है उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए एक नीति को अपनाया था जिसका नाम था रक्त और लौह नीति। इस नीति के द्वारा उसने सुल्तान की जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि की थी। ठीक है, अब बलबन के सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। अब बलबन के अकॉर्डिंग सुल्तान का जो पद होता है वो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ होता है और सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना यानी ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करना। एंड बलबन क्या कहते हैं कि सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा ईश्वर से प्राप्त होती है। जन साधारण या सरदारों को उसकी आलोचना करने का कोई भी अधिकार नहीं है। बलबन को न केवल भय अपितु सम्मान भी स्थापित करने में उसे सफलता प्राप्त हुई, यानी कि जो बलबन है उन्होंने लोगों के मन में खौफ के साथ साथ अपनी इज्जत को भी स्थापित करने में उसे सफलता प्राप्त हुई। बलबन ने सुल्तान के पद में प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या कदम उठाए हम वो भी देख लेते हैं। अपने व्यवहार में उसने अत्यंत गंभीरता से बना लिया। उसने अपना जो व्यवहार है वो गंभीरता से बना लिया। उसने शराब पीना बंद कर दिया। वो दरबार में ना तो हंसता ना ही मुस्कुराता और ना ही कभी बिना पूरी वेशभूषा के किसी के सामने आता था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत पर जो इल्तुतमिश और बलबन के द्वारा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2016 के पेपर में पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए इल्तुतमिश और बलबन के द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन करो। ठीक है, एंड इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के लिए उन समस्याओं के संदर्भ में वर्णन करें जिनका सल्तनत को इस प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो दोनों का आंसर जो होगा वो सेम रहेगा। इसमें हम सबसे पहले बलबन के द्वारा जो भी दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए गए उसके बारे में चर्चा करेंगे, एंड इसके बाद मैं आपको इल्तुतमिश के बारे में भी बता दूंगा। सबसे पहले हम बलबन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बलबन से सेपरेटली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है सिर्फ बलबन का नाम लेके। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बलबन के द्वारा उठाए गए कदम। बलबन 1266 ईस्वी में निरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात वो राजगद्दी पर बैठते हैं। जिस समय बलबन सिंहासन पर बैठते हैं उस समय जो देश की जो कंडीशन होती है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। ठीक है, एंड उनके सामने काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, और अगर बलबन के स्थान पर कोई और शासक होता तो शायद वो देश की गंभीर स्थिति को देखकर धैर्य खो देता। ठीक है, परंतु बलबन ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने अपनी सभी कठिनाइयों का डट के सामना किया और देश में पुनः शांति और अनुशासन को स्थापित करने में
उसे सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम इसके कदमों के बारे में देखते हैं, इन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया। जिनमें से पहला आता है मोतियों का दमन, दूसरा दोआब के हिंदू लुटेरों का दमन, तीसरा राजपथ की प्रतिष्ठा में वृद्धि, चौथा गुप्तचर व्यवस्था एंड पांचवा इन्होंने मंगोलों के आक्रमण से देश की रक्षा की थी। तो जो पहला है वो है मोतियों का दमन। नसीरुद्दीन के शासनकाल में बलबन ने लगभग 12,000 मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया था, किंतु इसके बाद भी जो मेवाती थी उनकी शक्ति पूर्णतः नष्ट नहीं हुई थी। मेवाती दिन दहाड़े क्या करते, पानी भर रही लड़कियों को उठाकर लेकर जाते और उनका अपमान करते। ठीक है, मेवातियों को मारने के लिए बलबन ने स्वयं इस अभियान में नेतृत्व किया और उन्होंने हजारों मेवातियों का वध कर दिया। और जिस प्रकार बलबन ने क्रूरतापूर्वक जितने भी मेवाती थे उनका दमन किया। तो ये थी इनकी पहली नीति। अब इसका जो दूसरी नीति है वो है दोआब के हिंदू लुटेरों का दमन। तो जिस तरीके से मेवाती परेशान कर रहे थे लोगों को, इसी तरीके से हिंदू जो लुटेरे थे वो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा रखा था। इसके कारण दिल्ली और बंगाल के बीच का जो क्षेत्र था वो सुरक्षित नहीं था। इस मार्ग पर आने वाले जितने भी यात्री थे उन्हें हिंदू लुटेरों का शिकार बन जाते थे। ठीक है, लुटेरों का दमन करने के लिए बलबन ने स्वयं इस जो अभियान था उसमें नेतृत्व करते हैं और वो क्या करते हैं, खुद ही दोआब जाते हैं और दोआब में जितने भी लुटेरे होते हैं उनके अड्डे का पता लगाते हैं और सभी अड्डों को नष्ट कर देते हैं, सभी लुटेरों को हरा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है गुप्तचर व्यवस्था। बलबन ने अपने शासनकाल व्यवस्था में को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था की। इन गुप्तचरों का जो कार्य होता था वो अंदर बाहर, देश के राज्य के अंदर बाहर सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को राजा तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना होता था। अब इससे क्या होता था, राजा के पास जितने भी जो षड्यंत्र थे या फिर विद्रोह उसके खिलाफ चलने वाले थे उससे पहले उसे पता चल जाता था और वो उन सभी को रोक पाने में उसे सफलता प्राप्त होती थी और वो पुनः जो राज्य है उसमें शांति और अनुशासन लाने में उसे सफलता मिलती थी। तो ये थी उसकी गुप्तचर व्यवस्था। तो अब हम बात कर लेते हैं मंगोलों के आक्रमण से देश को बचाओ। मंगोलों के आक्रमण से देश में अशांति की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। बलबन के द्वारा अब क्या क्या कदम उठाए गए इस समस्या से निपटने के लिए। उसने क्या किया, शक्तिशाली सेना की व्यवस्था की और जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर किलों का निर्माण करवाया और जितने भी बूढ़े सैनिक थे, ठीक है, उन सभी को हटाकर जितने भी जवान सैनिक थे उनकी वहाँ पर नियुक्ति की। अब नेक्स्ट देखते हैं राजपद की प्रतिष्ठा की स्थापना। बलबन से पूर्व राजपद की जो प्रतिष्ठा थे वो लुप्त हो चुकी थी, यानी कि कोई भी सुल्तान की इज्जत नहीं करते थे। लेकिन बलबन ने जब राजपद की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए कठोर कदम उठाया तो उसने सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। उसने शक्तियों का केंद्रीकरण कर लिया और उसने शराब पीना छोड़ दिया। ऐसे काफ़ी सारे उसने काम किए जिससे कि लोग काफ़ी ज़्यादा उसकी इज्जत करने लगे हैं। अब अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो इतिहास में बलबन का स्थान के बारे में अगर चर्चा करें तो पूर्व मध्यकालीन सुल्तानों में बलबन को निस्संदेह सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, उसने अपने अथक प्रयासों से मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की थी। ठीक है, और पुनः जो सुल्तान की प्रतिष्ठा है उसको स्थापित किया था और उसने दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने के लिए विशाल और शक्तिशाली सेना का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य किए दिल्ली के सुदृढ़ीकरण के लिए। तो इल्तुतमिश के द्वारा उठाए गए कदम। इल्तुतमिश के सिंहासनारोहण के समय अनेक कठिनाइयाँ इनके सामने भी थी, जैसे कुतुबी और मुज्जा सरदार, ताजुद्दीन यलदोज, ठीक है, बंगाल की खलजी सरदार, राजपूत और खोखर लोग, ये सभी जो इल्तुतमिश है उसके प्रबल विरोधी थे, यानी कि इसका विरोध करने वाले थे। ये नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश राजा बने, सुल्तान बने। ठीक है, संक्षेप में अगर हम कहें तो इल्तुतमिश के जो ताज था वो कांटों से भरा था। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिंहासनारोहण के समय इल्तुतमिश के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियाँ थी। इल्तुतमिश ने बड़े धैर्य से अपने को उसने एक एक करके जितनी भी उसके सामने कठिनाइयाँ थी उस पर काबू पा लिया और उसने इन सभी कठिनाइयों का डटकर सामना किया और देश में पुनः शांति और अनुशासन को स्थापित करने में इल्तुतमिश को भी सफलता प्राप्त हुई। तो अब हम देख लेते हैं इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य किए। तो उसके द्वारा उठाए गए कदम, जैसे कुतुबी अमीरों का दमन, दूसरा रहेगा मंगोलों के आक्रमण से राज्य की रक्षा, तीसरा रहेगा प्रशासनिक सफलता और चौथा रहेगा लास्ट हमारा दास वंश में स्थान। ठीक है,
तो पहला है कुतुबी अमीरों का दमन। कुतुबी अमीरों के हृदय में इल्तुतमिश के प्रति गहरी घृणा थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश वो था गुलाम वंश था, ठीक है, और कोई गुलाम वंश का जो व्यक्ति है वो सिंहासन पर बैठे हैं। तो इस प्रकार अमीरों और सरदारों ने इसका विरोध किया और विद्रोह किया, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी पूरी शक्ति से इन सभी का दमन किया, ठीक है, और विजय प्राप्त की। अब नेक्स्ट है हमारा मंगोलों के आक्रमण से राज्य की रक्षा। अपने महान नेता चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल ख्वारिज्म के युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंचते हैं। देश के लिए यह एक संकट की घड़ी थी, किंतु इल्तुतमिश ने अपनी यहाँ बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। जब जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी तो इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है, उसे मना कर दिया, एंड इस तरीके से जो दिल्ली की जो संकट है वो टल गया। अब नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक सफलता है। उसने क्या क्या किया? उसने लोहार के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, जिससे दिल्ली का जो महत्व है वो बढ़ गया, और कुछ समय बाद इस नगर में शिक्षा और संस्कृति का ये एक मुख्य केंद्र बन गया। अब इसके अगर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो दास वंश में जो इल्तुतमिश का जो स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। दास वंश में इल्तुतमिश का वही स्थान था जैसे मुग़ल में बाबर का स्थान है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान है। एंड उसने सुल्तान के प्रतिष्ठा में वृद्धि की, उसने दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। अगर हम संक्षेप में बात करें तो इल्तुतमिश गुलाम वंश में सबसे ज़्यादा महान कहे जा सकते हैं। तो ये था इसका कंक्लूज़न। तो आज की वीडियो बस इतनी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।